ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उन्हें हम एक बार फिर बता दें कि आज यूपी न्यूज खोल रहा है गाजियाबाद में हुए 700 करोड़ के महा घोटाले की पोल। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र जी, आपसे पहला सवाल, किस तरह से ये 700 करोड़ रुपए जो सामने आए हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? बिना शासन प्रशासन से मिले कोई भी बिल्डर 700 करोड़ का घोटाला नहीं कर सकता और रेवेन्यू जो भी स्टाम्प ड्यूटी थी उसमें छूट उन्हें नहीं दिया जा सकता। लगता है संपर्क टूट चुका है राजेंद्र चौधरी से, फिर से जुड़ेंगे। विवेक जी, 700 करोड़ रुपए का घोटाला यहां सामने आ रहा है। स्टाम्प ड्यूटी में बाकायदा छूट दी जाती है, कृषि योग्य भूमि उस पर कुछ भी नहीं, निःशुल्क एक तरीके से कह दीजिए वो होता है। और वहीं 2011 को लेकर मायावती ने साफ तौर पे कह दिया था कि राजस्व को कहीं से घाटा नहीं होने वाला। तो ये है क्या 700 करोड़? बहुत बड़ी रकम। कहने और करने में अंतर है। ये हमारे राजनेताओं की फितरत है जी। चुनावी वादे होते हैं, चुनाव के बाद घोषणाएं होती हैं, लेकिन जो होता है कुछ और होता है। होता यह है कि अपना फायदा कहां हो रहा है, अपना उल्लू कैसे सीधा होता है जी, कि किस तरह अधिकारी को किस तरह आदेश दिए जाएं, किस तरह बिल्डर को भी फायदा हो, किस तरह सरकार को फायदा हो, बैकडोर से पैसा कैसे अपने खुद के पास आए। जी विवेक जी, इस वक्त राजेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। राजेंद्र चौधरी जी, पहला सवाल, किस तरह से आप देख रहे हैं 700 करोड़ रुपए का महा घोटाला? राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। नहीं तो इस सरकार में तो लगातार घोटाले हो ही रहे हैं, जमीन के घोटाले हुए हैं और ये तो 700 करोड़ का है या पता नहीं कितने हजार करोड़ का ये हो चुका है सब अपना। ऊपर से बसपा सरकार तो घोटालों की सरकार है ही है, जमीन का घोटाला यहाँ है ही है, बड़ा घोटाला है चारों तरफ, नोएडा से लेकर के और पूरे प्रदेश में हर जिले में घोटाला है, गाजियाबाद में घोटाला है। तो जमीन के घोटाले की सरकार तो यही है। राजेंद्र चौधरी जी, क्या खुली छूट दे दी गई है? बिल्कुल खुली छूट है इसमें। सरकार तो खुद ही बन गई है, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है सरकार। ये इनका कमीशन है, मंत्री और सभी इसी काम पे लगे हुए मंत्री सब। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरकेश जी भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। राजेंद्र चौधरी जी, हाँ, एक घोटाले की खबर आई थी एक बहुत पहले गोरखपुर में। हाँ जी जी गीडा जब बना था, जी जी, गीडा में एक जमीन 117 एकड़ जमीन दी गई थी एक इन्वेस्टर्स को। हाँ, उसमें भी इसी तरह का मामला आया था, उसमें सपा का नाम बहुत ऊपर था। हमारी जानकारी में नहीं है कब, ये कब की बात है, कहाँ अब सपा का 2005 और 2006 के बीच की बात है ये। 5 साल तो इनकी सरकार है, पुराना हमें जानकारी नहीं है, कहाँ से हम बता देंगे। सपा ये सब काम नहीं करती है, सपा की सरकार में सब घोटाले जी, गीडा में मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा। काहे के लिए ध्यान दिला रहे हो, मुझे मालूम ही नहीं है यार। 5-6 साल, यदि 5 साल से ये सरकार है, घोटाले सरकार कर रही है, तो हमारी सरकार का कौन सा ध्यान दिला रहे हो? हर सरकार घोटाले में घिरी होती है राजेंद्र चौधरी जी, हर सरकार घिरी नहीं होती, यही सरकार घिरी हुई है। तमाम सरकारों पर ये आरोप लग चुके हैं और उस आरोप का मैंने खुलासा भी किया हुआ था। हमें जानकारी उसकी नहीं है, कहाँ खुलासा कर दिया, कब खुलासा कर दिया। अब वो 6-7 साल पुरानी बात को, अरे चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी, चौधरी साहब, पता ही नहीं है। राजेंद्र चौधरी साहब, हाँ हाँ जी, विवेक अवस्थी बोल रहा हूं, नाराज मत होइए। हाँ जी जी जी। एक बात ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाती है तो क्या बड़े बिल्डर्स और इस तरह के लोगों को ठीक करने के लिए कुछ किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल। इस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ये जितने भू माफिया हैं, ये इनकी खैर नहीं है और कोई जमीन का घोटाला नहीं होगा। धन्यवाद। इस तमाम बातचीत के लिए राजेंद्र चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे राजेंद्र चौधरी जी का कहना है कि एसपी की सरकार अगर बनेगी तो भू माफिया से लेकर सबके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन हर सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती आई है। राहुल, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान इन कृषक लोगों का होता है जो कृषि से जुड़े होते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होता है। होता क्या है कि सेंटिमेंटल तरीके से आप देखिए उसको, थोड़ा सा उसके मानवीय पहलू पे जाइए जी। कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति करता क्या है? उससे अनाज उपजाता है, उसको मार्केट में बेचता है, उससे अपने घर के खर्चे निकालता है, बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की शादी, सब कुछ करते हैं। इसमें एक बात भी बीच में आई थी कि भूमि के अगेंस्ट जब लिया जाए भूमि, तो एक भूमि का ही प्रदान किया जाए ताकि उनकी भूमि बनी रहे। नहीं हो तो उनके रिहेबिलिटेशन का ध्यान दिया जाए, पुनर्वासन का, कि उनको नौकरी दी जाए, उनको उससे जोड़ा जाए। आपको मैं बता दूं, यमुना एक्सप्रेस और गंगा एक्सप्रेस में 14 लाख लोग बेघर होने वाले हैं अगर इस
आंकड़े पे जाया जाए। इतनी जबरदस्त संख्या है। मानवीय पहलू देखिए, और सिर्फ होता क्या है, 700 करोड़ का इधर वारा नहीं आ रहा, 1000 करोड़ का कहीं वारा नहीं आ रहा, स्टैंप ड्यूटी के नाम पर ले लेना। लेकिन हरकेश यहाँ कहेंगे, जैसे नोएडा एक्सटेंशन की बात उठी थी, हाईकोर्ट तक मामला गया, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह बोल दिया था कि जबरन जमीन ना ली जाए। बावजूद इसके मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात की तस्दीक की जी कि किसान से आप बिना राइट टू अपील उसकी जमीन नहीं ले सकते। और यहाँ ये अगर होता आप जमीन नहीं, अब की बात करिए, वो तब हुआ, लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने स्पष्ट फैसले दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी क्लॉज लगाए बिना आप ऐसे जमीन नहीं ले सकते। इमरजेंसी क्लॉज भी कब लगता है? बाढ़ आई, पुल बनना है, पुलिया बननी है, ले लो जमीन किसान की, अच्छे कंपनसेशन पे लो, ले लो। लेकिन आप किसी हाईटेक सिटी या किसी टाउनशिप या किसी बिल्डर को जमीन लेने के लिए आप उसको किसान को छोटी सी व्याख्या मैं दे रहा हूं। सिटी में बनेगा गोल्फ कोर्स जी, कोई इमरजेंसी है नहीं। सिटी में बनेगा बड़े बड़े आवासीय जमीनों पर मकान। यही एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूं कि इमरजेंसी क्लॉज क्या होता है। जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कि बाढ़ आ गई, आपको पुल चाहिए, आपको पुलिया चाहिए, तो आप किसी किसान की जमीन ले सकते हैं इमरजेंसी क्लॉज लगा के। लेकिन किसी बिल्डर को आप फायदा पहुंचाने के लिए इमरजेंसी क्लॉज नहीं लगा सकते हैं किसी भी लैंड को लेने के लिए। ये हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट ऑर्डर्स में एकदम क्लियर कर दिया। बावजूद इसके ये सब हो रहा है। ये उसके पहले का मामला है। यहां के किसान अभी तैयारी कर रहे होंगे कोर्ट जाने की, और कोर्ट जाएंगे तो शर्तियां इनको भी यहां से रिलीफ मिलेगा, जैसे कि नोएडा के किसानों को, ग्रेटर नोएडा किसानों को मिला है। और इस पूरे अगर कहानी की बात करें तो एक चीज साफ देखने को मिलती है कि सारे नियम कानून ताक पे रख गए। जमीन अधिग्रहण का जो भी नियम कानून वो लगाए जाते हैं, वो ताक पे रख के इन बिल्डर्स को उठा के जमीन को दे दिया गया सरकार की तरफ से। देखिए, अभी जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अभी जो किसान हाईकोर्ट गए, जो किसान सुप्रीम कोर्ट गए और अपने फेवर में फैसले लेके आए, बहुत सारे किसान अभी भी ऐसे हैं जो कि कोर्ट के फैसले से बहुत संतुष्ट नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट के कुछ फैसलों के खिलाफ हम अपील करेंगे। हमको नहीं लगता कि अभी भी जो कीमत दी जा रही है ठीक है, हमें जितनी ज़मीन उसके एवज में दी जा रही है वो पर्याप्त है, हमको जो जो चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं वो पर्याप्त हैं। तो वो जो सहमत हैं वो मुआवजा उठाएंगे, जो सहमत नहीं है वो दोबारा कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय मांगेंगे। मुआवजे पे भी गौर फरमाइएगा। 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया जा रहा है, और उनको दिया गया है 11,000 प्रति वर्ग मीटर में बेचा गया है, और राइट नाउ उसकी कीमत 35,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे महाघोटाले के कुछ और पहलुओं को। बेनकाब बने रहिए हमारे साथ।